मैं ओम प्रकाश, आप सभी का जो सरकार इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः जो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। मैं राजस्थान इतिहास के अंदर बात करूँ, मैं राजस्थान इतिहास के अंदर बात करते हूँ तो आपको है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर रतन सिंह के बारे में और जैतर सिंह के बारे में देखा था। जैतर सिंह के बारे में बात करूँ तो जैतर सिंह ने जो भूताला का युद्ध लड़ा था आपके 1227 ईस्वी का, और उस युद्ध का मैं बात करूँ, भूताला का युद्ध लड़ा था ने, और मैं आगे बात करूँ आपके, हाँ, तो भूताला का युद्ध लड़ा था जैत सिंह ने। और उसके बाद में जिसके दो प्रमुख सेनापति थे, बालक और मदन, जो इस युद्ध के अंदर लड़ते हैं। और ये युद्ध है जो इल्तुतमिश और जैत सिंह के बीच में होता है। और विजय इसके अंदर बात करूँ, जैत सिंह इसके अंदर क्या होती है, विजय होती है। और आगे हम बात करते हैं हमारे किसके में। तो इसके अलावा हमने इसके बारे में ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल इसी के टाइम का गया, और उस के बारे में आप ध्यान रखें। रतन सिंह इंपोर्टेंट राजा था। रतन सिंह के मैं बारे में बात करूँ तो रतन सिंह है जो टेम्परेट याद रखना, इसका भाई कुंभकर्ण था। पद्मिनी के बारे में याद रखना आप लोग, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। और कुछ लोग इसको पुंगलगढ़ की भी मानते हैं। पुंगलगढ़ जो बीकानेर है और जैसलमेर वाला जो एरिया, उसको हम पुंगलगढ़ बोलते हैं। और इसके अलावा आपको इसके पिता गंधसेन, चंपावती माता, राघव चेत ने जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता, अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेत बताते इसकी सुंदरता के बारे में। जो अलाउद्दीन खिलजी जी जो आक्रमण था, क्या क्या कारण थे, 5-6 मैंने आपको कारण बताए थे, वो आपको याद रखना। इसके अलावा जो अटैक था उसके अंदर शाखा होता है, शाखा कौन लीड करता है, कैसे ये कौन करती है, जोहर कौन करती है, कितनी रानियां थी, कितने लोगों का नरसंहार कराया गया यहाँ पर, तो सारी तमाम बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, जैसे पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है 1540 में, हेमरतन सूरी की पुस्तक है घोड़ा बादल की चौपाई, और लब्धोजी की पुस्तक है आपके पद्मिनी चरित्र नाम की पुस्तक है। तो ये 3 पुस्तक इसकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमीर खुसरो की हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, तारीख अलैया, उस पुस्तक का एक और नाम था आपके। तो वो पुस्तक आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इसके अलावा हमने लास्ट टाइम में जो मुछाड़ा मालदेव के बारे में पढ़ा था। मुछाड़ा मालदेव जो जालोर के आपके मैं बात करूं तो जालोर के कानरदेव सोनगरा का छोटा भाई था, जो कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी कुछ टाइम के बाद में जो किला इसको सौंप देता है। और उसके बाद में हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो हमारा राजा है वो रहने वाला हमारा हमीर। अगला जो राजा है हमारा कौन सा रहने वाला है, हमीर रहने वाला है। हमीर के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, क्या क्या फैक्ट्स हैं तो इनके बारे में देखते हैं। हमीर के बारे में देखेंगे तो हमीर का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में ध्यान रखना कि हमीर का जो टाइम पीरियड है वो हमारा रहने वाला है 1326 से 1364 के बीच। 1326 से 1320 64 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा था। मैं बात करूं हमीर की तो हमीर हमीर के बारे में बात करते हैं। तो हमीर ने है जो मैं बात करूं तो आपके मुछाड़ा मालदेव या मालदेव का भाई था, सॉरी बेटा था मालदेव का। और उस मालदेव का जो बेटा था उसका नाम था हमारा बनवीर सोनगरा। क्या नाम था हमारा, बनवीर सोनगरा उसका नाम था। बनवीर सोनगरा नाम था। और उस बनवीर सोनगरा को है जो यहाँ पर हरा देता है और उसे चित्तौड़गढ़ क्या कर लेता है, छीन लेता है। और यहाँ से हमारे गुहिल वंश की एक नई शाखा का प्रारंभ होता है। और उस जो नई शाखा थी उस नई शाखा का नाम था सिसोदा। क्या नाम था हमारा, सिसोदा। उस नई शाखा का क्या नाम था हमारा, नाम था। देखिए कैसे प्रकार से सिसोदा जो वंश की यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। मैंने आपको सबसे पहले हम पढ़ रहे थे गुहिल वंश और गुहिल डायनेस्टी के, जो गुहिल ने 566 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। गुहिल की बाद में हमने उसके 3-4-5 वंशजों के नाम पढ़े थे। आपके गुहिल था, भोज था, महेंद्र था, नाग था, शिलाजीत था, तो वो 5 वंशज थे। उसके बाद में हमने जो उसकी 2-4 पीढ़ियों के बाद में हमारे एक राजा होता है बप्पा रावल। और हमारी जो एक्चुअल में हिस्ट्री है वो मेवाड़ की हिस्ट्री जो बप्पा रावल से स्टार्ट होती है। बप्पा रावल पढ़ा, अल्लट पढ़ा, जैतो सिंह पढ़ा। इनकी 2-4 पीढ़ियों के बाद हमारे एक राजा होता है जिसका नाम था रण सिंह या करण सिंह। एक था रण सिंह या इसी का दूसरा नाम था करण सिंह। रण सिंह या करण सिंह नाम का राजा था। और इस रण सिंह या करण सिंह की मैं बात करूं, रण सिंह या करण सिंह की बात करूं तो इसके 2 बेटे थे।
जो रण सिंह और जो करण सिंह था, इसके कितने बेटे थे? हमारे 2 बेटे थे। मैं बात करूं, एक इसका नाम था श्याम सिंह, एक बेटे का जो बड़ा बेटा था उसका क्या नाम था? श्याम सिंह नाम था। और इसके अलावा जो दूसरा बेटा था उसका नाम था हमारे राहब। मैंने कल की क्लास के अंदर बताया था कि जैसा कोई राज्य है, उस राज्य के अंदर जो मेन राजधानी वाला पार्ट होता था वो तो मिलता था राजा को। इसके अलावा जो राजा के छोटे भाई हुआ करते थे, उनको है जो क्या छोटे छोटे ठिकाने दे दिए जाते थे। और जो ठिकाने होता है उनके अंदर कौन होता है? जागीरदार, जो सामंत होते हैं वो यहाँ पर रहता है। तो राहब जो ठिकाना है वो जो राहब है वो सिसोदा ठिकाने का था। कहाँ का था? तो एक ठिकाना था सिसोदा। क्या नाम था ठिकाने का? सिसोदा। में बात करूँ ठिकाने का, तो ठिकाने का नाम था हमारा सिसोदा। सिसोदा ठिकाना था। और ये सिसोदा ठिकाना होने के कारण ही बाद में इन्होंने है जो यहाँ पर मेवाड़ पर राज किया था। तो सिसोदा ठिकाना होने के कारण इनका है जो यहाँ से एक नई ब्रांच आ जाती है और उसका नाम है सिसोदिया। तो यहाँ तक हम पढ़ रहे थे वो तो थे गुहिल, और गुहिलों के बाद में यहाँ से एक नई डायनेस्टी स्थापित हो जाती है जिसका क्या नाम था? सिसोदिया था। सिसोदिया कैसे हुआ? क्योंकि ये कहाँ से ठिकाने के थे? सिसोदा ठिकाने के थे, इसलिए यहाँ का क्या हुआ? सिसोदिया हुआ। तो आपको कोई पूछ ले सिसोदिया है जो ठिकाने का संस्थापक फाउंडर कौन था, तो वो कौन था? हमारा राहब था। तो इसके अलावा आपको ये जो 2-4 बातें इसके बारे में ध्यान रखने। मैं आगे बात करूँ श्याम सिंह। श्याम सिंह की 3-4 पीढ़ियों के बाद में हमारे एक राजा होते हैं जिनका नाम था हमारे रतन सिंह। रतन सिंह थे, जिनके बारे में हमने जो कल पूरे बारे में उनके बारे में पढ़ा था। 1303 तक ये यहाँ पर राज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाती है? इनकी जो डेथ हो जाती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो युद्ध हुआ था उसके अंदर, ये जो 1303 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जो ये राज्य वाले होते थे, जो श्याम सिंह ये थे, तो ये एक है जो टाइटल का यूज करते थे जिसका नाम था रावल। क्या नाम था? रावल। जैसे रावल, राणा, महाराणा, महारावल, ये सारे जो राजा की उपाधि हुआ करती थी। तो ये रावल है जो मैं बात करूँ उपाधि का क्या नाम करते थे? यूज करते। तो इसका पूरा नाम था रावल रतन सिंह। क्या नाम था हमारा? रावल रतन सिंह, इसका क्या नाम था? पूरा नाम था। मैं बात करूँ आगे, तो रतन सिंह बाद में अंतिम राजा था जो रावल डायनेस्टी या रावल उपाधि लगाने वाला जो अंतिम राजा था। मैं यहाँ पर लिख दूं पूरा के रावल उपाधि लगाने वाला अंतिम कोई यदि राजा था तो हमारा कौन था? तो हमारा कौन था? रतन सिंह अंतिम राजा था। और रतन सिंह ने जो रावल उपाधि पाई, इसके बाद में एक नए यहाँ पर उपाधि आ जाते और वो उपाधि थी राणा। ये जो सीसाधर ठिकाने वाले जो हुआ करते थे, तो ये अपने टाइटल लगाते थे राणा। और जब राणा का थोड़ा राज्य का विस्तार हो जाता है तो वो उसके ऊपर एक राणा के आगे एक उपाधि लगा जाते हैं महा, तो वो पूरा नाम हो जाता महाराणा। तो बाद में यहाँ से इसके बाद में जितने भी राजा आएंगे तो उनके नाम के आगे हमें एक नया टाइटल दिखाई देगा और वो नाम होगा महाराणा। क्या होगा? महाराणा। इससे पहले जितने भी राजा है उनके नाम के हमें जो टाइटल मिलेगा तो वो क्या मिलेगा? हमें महारावल, महारावल टाइटल मिलेगा। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान है। तो आपसे सीधा सीधा पूरी चीज से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतिम वो राजा बताइए जिसने है जो रावल या महारावल उपाधि क्या की थी, यूज की थी या धारण की थी, तो वो कौन सा था? हमारा रतन सिंह था। इसके अलावा आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर कि आपके राणा या महाराणा उपाधि लगाने वाला प्रथम राजा कौन था, तो वो कौन था हमारा? तो वो हमारा रहेगा हम्मीर। क्या रहेगा आपका? हम्मीर रहेगा। और हम्मीर पूछा जाएगा कि कौन से ठिकाने से संबंधित है आपका हम्मीर, तो हम्मीर हमारे कौन से ठिकाने से था? सिसोदा ठिकाने से था। सिसोदा ठिकाने का संस्थापक कौन था? राहब था। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं आपके राहब की। इस राहब के 3-4-5 पीढ़ी के अंदर हमारे एक होते हैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह होते हैं, और ये जो लक्ष्मण सिंह थे ये हमारे इधर रतन सिंह के समकालीन थे। रावल रतन सिंह के कहते हैं समकालीन थे, ये इसी के टाइम हुआ करते थे। कहते हैं कि इनके 7 बेटे थे। जो हमारे हैं रण सिंह, जो लक्ष्मण सिंह, इनके कितने बेटे थे? 7 बेटे थे इनके।
और कहते हैं कि इन 7 बेटों समेत जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रतन सिंह की तरफ से ये लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन संयोगवश इनके 7 बेटे शहीद थे, तो सारों की क्या हो जाती है, उस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। केवल एक जो है जो बचता है इसके अंदर बचता। तो इसमें आपको 2 ही नाम याद हैं। एक तो इनके जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था हमारा? हरि सिंह सबसे बड़ा बेटा था, जो भी इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ है, जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और मैं इसके बात करूँ तो इसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था आपके सॉरी अजय सिंह नाम था। क्या नाम था उसका? अजय सिंह नाम था। अजय सिंह क्या था, तो छोटा बेटा था। तो ये अजय सिंह बाद में बचता है और ये सारे जो वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस अजय सिंह की जो संतान है वो हमारे कौन है? महाराणा हमीर है, जिनके बारे में मैं जो आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो शायद अब आपके क्लियर हो गया होगा कि हमीर कहाँ से आया, कैसे आया। तो ध्यान रखना कि जो ये कहाँ से कौन से ठिकाने, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो कौन से ठिकाने संबंधित था? राणा या महाराणा उपाधि लगाने वाला पहला राजा कौन था? तो इसके बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना अजय सिंह। अजय सिंह की कहते हैं कि लगभग बाद में कहते हैं कि अजय सिंह है तो महाराष्ट्र चला जाता है। कहाँ चला जाता है? महाराष्ट्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? महाराष्ट्र चला जाता है। और कहते हैं कि इस अजय सिंह की ठीक 18वां या 19वीं पीढ़ी के अंदर हमारे एक महाराणा बहुत प्रतापी राजा हुए थे और उनका नाम था महाराणा शिवाजी। क्या नाम था? हमारे शिवाजी नाम था। जो शिवाजी हुआ थे, सरदार शिवाजी, तो वो शिवाजी कौन थे? सिसोदा थे। और जो किससे संबंधित है, तो उनका है जो कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो शिवाजी का संबंध किससे? हमारे सिसोदियों से, या मैं बात करूं चित्तौड़ वालों से, उनके क्या साथ सीधा संबंध। तो ये पूरा जो आपका प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब आपके साथ क्लियर हो गया होगा कि हमीर है जो कैसे आया, यहाँ से घुइल के बाद में जो सिसोदिया डायनेस्टी होती है वो कैसे प्रारंभ हुई, तो इसके बारे में मैं जो कुछ बातें देख रहे थे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको लिखा है, तो उसमें आपको वापस में एक बार लिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमीर ने ये जो कैसे प्राप्त किया था। तो ध्यान रखना कि हमीर ने महादेव सोनगरा का बेटा था जिसका नाम था बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर क्या कर लिया इसने? अधिकार कर लिया था। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है कि यह है जो रावल, आपको सीधा ध्यान रखना है कि रावल, या इसी को मैं बोलूं कि महारावल उपाधि लगाने वाला अंतिम राजा। अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा कौन था? हमारा रतन सिंह। इसमें क्या था? इसका राइट आंसर होगा रतन सिंह अंतिम राजा था जिसने कौन सी उपाधि का प्रयोग किया था? हमारा रतन रावल या रतन सिंह सॉरी रावल या महारावल उपाधि का किया था, अंतिम प्रयोग किया था। और वो क्वेश्चन दूसरे इस प्रकार पूछा कि राणा या महाराणा, राणा या महाराणा उपाधि लगाने वाला पहला शासक या पहला राजा, कुछ ही बोल दो, एक ही बात है। तो शासक कौन था हमारा? तो वो कौन था? हमारा हमीर था। और हमीर कौन से ठिकाने से था? तो ये भी लिख देते हैं कि हमीर है जो हमीर सिसोदा ठिकाने से था। सिसोदा ठिकाने से था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सिसोदा ठिकाना से होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? सिसोदिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिसोदिया कहा जाता है। और यहाँ से एक नई ब्रांच आ जाती है जिसका क्या नाम था? हमारा सिसोदिया ब्रांच था। तो ये भी ध्यान रखना। और ध्यान रखना सिसोदा ठिकाने का जो संस्थापक है, मैं बात करूँ आपके संस्थापक की, फाउंडर था ना
सिसोदा ठिकाने का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, हमारा रहाप इसका क्या था, संस्थापक था। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ से क्लियर है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद में आता है हमारा एक, हम यहाँ पर फूट गए थे हमारा ये वाला बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध में ज्यादा कुछ ध्यान रखने वाली याद बात है ना, इसमें एक ही चीज ध्यान रखने की, ये युद्ध हुआ किन किन के बीच में था। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये युद्ध हमारे हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा आपने। मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद बिन तुगलक आप लोग देखो तो पढ़ोगे तो गोगा जी के टाइम में समकालीन था, तो वहां पर ये वापस आ जाता है। तो इसका भाई ये मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर दोनों के बीच में युद्ध होता है। और मैं बात करूं तो इस युद्ध के अंदर किसकी विजय होती है, तो इसके अंदर हमीर की क्या होती है, हमारी जीत होती है, या क्या होती है, हमारी विजय होती है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन वर्ग। कंस्ट्रक्शन वर्ग की मैं बात करूं, निर्माण कार्य कौन कौन थे इसके, तो उनके बारे में देख लेते हैं ना। निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन। घुइलों की मैं बात करूं तो घुइलों की एक है जो हमारी कुल देवी हुआ करती थी। एक तो कोई भी समाज होता है उसकी दो देवियां होती है, एक तो होती है हमारी कुल देवी और एक होती है हमारी, एक कुल देवी होती है, एक हमारी होती है इष्ट देवी, दो होती है। कुल देवी क्या होती है, इष्ट देवी क्या होती है, उनके बारे में देखते हैं। तो कुल देवी है जो किसी समाज की एक होती है। और मैं बात करूं इष्ट देवी, तो इष्ट देवी या इष्ट देवता है जो हर समाज के अलग अलग हो सकते हैं। और मैं बात करूं तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप आपके इष्ट देव है जो आराध्य देव हो, आप सबसे ज्यादा किन को मानते हैं, तो आपकी इष्ट देवी है। लेकिन आपके पूरे समाज की जो देवी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुल देवी बोलते हैं। तो मैं बात करूं, यहाँ पर बात आई कि कुल देवी और इष्ट देवी की, तो मैं बात करूं हमारे राप की, तो राप ने है जो हमारे इनकी इष्ट देवी थी अन्नपूर्णा माता, क्या नाम था, अन्नपूर्णा माता था। ये इस अन्नपूर्ण माता का दूसरा नाम है बरवड़ी माता। क्या नाम था हमारा, बरवड़ी माता था। माता, इस माता के मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। मंदिर का क्या करवाता है, हमारा निर्माण करवाता है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। मैं बात करूं इष्ट देवी के, यहाँ पर कुल देवी है तो इष्ट देवी कौन थी इनकी, तो इनकी घुइलों की इष्ट देवी थी वो थी हमारी बाण माता। क्या थी, बाण माता इनकी क्या थी, इष्ट देवी। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। कुल देवी कौन थी और इष्ट देवी कौन थी, तो दोनों के बारे में ध्यान रखना। निर्माण किसका करवाता, किसका करवाता, हमारा कुल देवी सॉरी इष्ट देवी अन्नपूर्ण माता बरवड़ी माता, उसके मंदिर का क्या करवाता, निर्माण करवाता है। तो ये तो था हमारा हमीर। चलते हैं आगे। अगला आता है हमारे हमीर के टाइटल कि हमीर को कौन कौन सी उपाधियां दी हुई थी। तो हमीर को एक उपाधि दी हुई है कि इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमीर टाइटल, हमीर की उपाधियां। तो पहला इसका टाइटल है कि इसको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, सेवियर ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। मैं इंग्लिश में बात करूं तो मेवाड़ का उद्धारक। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि कुछ टाइम मेवाड़ पहले घुइलों के यहाँ पर अंडर में था, उसके बाद में है जो अलाउद्दीन खिलजी उनके अंडर में चला गया था, उसके बाद में बल सोनकराओं के अंडर में चला गया और वापस है जो इसने है जो मेवाड़ का है जो वापस इनके अंडर में आया, घुइलों के अंडर में आया, या घुइलों के मैं बात करूँ वंशजों के वापस में अंडर में आया। तो इसको हम बोलते हैं कि इन्होंने एक प्रकार से जो मेवाड़ का क्या किया, उद्धार किया, इसलिए इसको हम सेवियर ऑफ मेवाड़ अर्थात मेवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी एक टाइटल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसको है जो दो तीन और उपाधियां, इसको है जो मैं बात करूं प्रबल हिंदू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रबल हिंदू कहा जाता है। और एक प्रबल जो हिंदू कहने वाला जो राजा था उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था, कर्नल जेम्स टोड।
कर्नल जेम्स टोड है, जिसको हम क्या, इसको क्या कहते हैं, आपके प्रबल हिंदू कहते थे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना, तो इसके अलावा इसको एक और उपाधि मिलती है, इसका नाम था विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। देखिए विषम, विषम का मतलब होता है ऐसा जो विषम कार्य होता है जिसको कोई नहीं कर सकता। घाटी का मतलब होता है पहाड़, जो होती है छोटी छोटी कटाव वाले जो पहाड़ होते हैं उनको घाटी बोलते हैं। और पंचानन का, पंचानन किसका पर्यायवाची, तो पंचानन है शेर का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, शेर का पर्यायवाची है हमारा पंचानन। और पंचानन मतलब जो विषम युद्ध में जिस युद्ध को जीतना इम्पॉसिबल होता है, उस युद्ध में ही है जो किसके समान लड़ता था, शेर के समान लड़ता था, इसलिए इसको क्या कहा है हमारे विषम घाटी पंचानन की क्या दी गई, हमारी संज्ञा दी हुई है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, इसको क्या गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया। क्यों कहा गया, तो क्यों कहा है कि क्योंकि कठिन युद्ध में भी किसके समान लड़ता था, शेर के समान लड़ता था। ये उपाधि हमें अब कहाँ पर मिलते हैं या कहाँ से मिली, तो ये हमें मिली है कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। कहाँ से, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, वहां से हमें ये क्या मिलती है, उपाधि मिलती है। इसके अलावा इसको एक और उपाधि इसकी, उसका नाम है हमारा वीर राजा। वीर राजा हम, ये उपाधि हमें कहाँ से मिलती है, तो कल या परसों की क्लास के अंदर हम एक राजा पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराणा कुंभा। क्या नाम है, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की पुस्तक है, उसका नाम है रसिक पीरिया। पुस्तक का क्या नाम है हमारा, रसिक पीरिया। तो उस रसिक पीरिया, ये पुस्तक किसकी, कुंभा की है ना। तो इस कुंभा वाली पुस्तक के अंदर इसकी क्या मिलता है, ये हमें टाइटल मिलता है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना ध्यान, तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं। मेवाड़ का उद्धारक, प्रबल हिंदू, कर्नल जेम्स टोड कहता है, विषम घाटी पंचानन, ये हमें कहाँ से मिलती उपाधि, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। और ये इसका मतलब क्या है टाइटल का, तो विषम का मतलब कठिन युद्ध में भी किसके समान लड़ता है, शेर के समान लड़ता है। और ये वीर राजा, ये वाली जो उपाधि है वो हमें रसिक पीरिया, जो कि किसकी पुस्तक है, कुंभा की पुस्तक है, वहां से हमें ये क्या मिलता है, टाइटल मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट राजा की ओर। अगला राजा था हमारे राणा लाका, या इसका दूसरा नाम है लक्ष्य सिंह। क्या नाम है, लक्ष्य सिंह या लक्ष्य सिंह इसका नाम है। तो इसके बारे में देखते हैं, 1382 से 1421 के बीच में ये राज करता है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जावर। जावर की हमने चर्चा पहले भी की थी, और हमने बताया था कि इस जो सामोली वाला अभिलेख है हमें 2 जानकारी देता है। ये तो शिला द्वितीय के टाइम का, एक जावर माता के मंदिर में, और एक जावर के अंदर खनन उद्योग के बारे में हमें क्या देता है, जानकारी देता है। ये वही जावर है। और आप ज्योग्राफी के अंदर भी इस जावर का महत्व है, वहां पर शायद कुछ निकलता है, मेरे एक्चुअल में याद नहीं है। तो जावर जहाँ से हमें जो, सॉरी, शीशा निकलता है जावर से। तो जावर जहाँ से हमें जो चांदी की खानें प्राप्त हुई थी, या मैं बात करूँ तो खनन है, वो इसके टाइम क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। या मैं बात करूं कि आपके जावर में चांदी निकलना प्रारंभ हुई थी, ये बेस्ट रहेगा, ये लिख देते हैं ना। ये उस टाइम चांदी निकलना प्रारंभ होती है, जो आज भी है जो निकलती है वहां से। तो ये ध्यान रखना है भाई, जावर का इंपॉर्टेंस क्यों है, तो राणा लाका के समय वहां से क्या निकलना प्रारंभ हुई थी, चांदी निकलना प्रारंभ हुई, इसलिए इसका क्या हमारा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एक यहाँ पर नाम है हमारा लेक पिछोला, या पिछोला झील, जिसके बारे में देखते हैं। तो लेक पिछोला की बात करते हैं, लेक पिछोला का निर्माण किसने करवाया था, तो एक बंजारे ने है जो इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। मैं बात करूँ बंजारे की, तो बंजारा क्या होता है, जो घुमक्कड़ प्रजाति होती है, जो घूम घूम कर गाँवों के अंदर है जो जो लोहे के बने औजार हैं उनको है जो बेचते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बंजारे कहलाते हैं। तो उन्होंने है जो यहाँ पर है जो किसका निर्माण करवाया था, लेक पिछोला या पिछोला झील का है जो उदयपुर के अंदर क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस लेक पिछोला के पास में एक बना हुआ है हमारे नटनी का चबूतरा। आपके पिछोला झील के पास में नटनी का चबूतरा। तो मैं बात कर रहा था नटनी के चबूतरे की, तो पिछोला झील के पास में नटनी के चबूतरे का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है।
हम बात करें नट या नटनी क्या होती है, तो आपने कहीं पर देखा होगा कि जो एक जो पोल होता है, इस पोल दो पोल होते हैं, इनके दोनों के बीच जो रस्सी बांधी जाती है और उनके ऊपर एक जो महिला है जो इस प्रकार रस्सी के ऊपर चलती है और ये जो एक बैलेंस बनाना होता है शरीर का, तो उसको ऊपर ये जो पार करती हुई चलती है, तो उसको हम ये जो जाती होती है इस तरह का जो कर्तव्य दिखाते हैं, तो उनको बोलते हैं नट। और जो नट की जो वाइफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नटनी बोलते हैं। जैसे मास्टर होता है, मास्टर की जो पत्नी होती है उसको मास्टरनी बोलते हैं, तो सेम उसी प्रकार ये जो जाते होते हैं उनको नट बोलते हैं। इनकी जो वाइफ होती है, जो ये कर्तव्य दिखाती है जो महिला, उसको क्या बोलते हैं, हम नटनी बोलते हैं। तो कहते हैं कि एक बार है जो इनके दरबार के राज्य के अंदर कोई आ रखे थे नट, तो उन्होंने जो इस प्रकार वहां पर आके बात की, तो राणा लाका ने ये वो जो प्रस्ताव रखा कि यदि तुम्हारी नटनी पूरे पिछोला झील को जो क्रॉस करके यदि पार कर लेते, तो मैं आपको जो आपके इनाम के अंदर या गिफ्ट में जो आधा राज्य दे दूंगा। तो कहते हैं कि जो नटनी दूसरे दिन प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और जो नटनी है वो लगभग आधी पिछोला को क्या कर गई थी, क्रॉस कर गई थी। और उसके टाइम में जो राजा का जो मंत्री था, जो उसके जो बच्चा होता है, तो बच्चे को बुला के मैं उसके जो ये थप्पड़ लगाता है, जिसके जो बच्चा जो रोने लग जाता है। और जिससे उस जो नटनी थी, उस नटनी का जो ज्ञान डाइव होने की वजह से उसने जो उसकी जो पिचोला के अंदर गिरने से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बाद में पिचोला जो उस नटनी की याद में यहाँ पर क्या बनाता है कि चबूत क्या क्या कराता है, निर्माण करवाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगले आता है कुंभहाड़ा। कुंभहाड़ा कौन था, तो कुंभहाड़ा बूंदी का रहने वाला था और इसने है जो बूंदी के जो नकली गढ़ था, तो उसकी रक्षा करते हुए क्या गया था, मारा गया था। तो इसमें एक ही ध्यान रखना कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्ट है, वो आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा बात करते हैं हंसाबाई के। हंसाबाई वाले फैक्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझना। बात करते हैं तो मेवाड़ के अंदर हमारे जो राजा उनका नाम था राणा लाखा। और राणा लाखा के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम था राव चुंडा। राव चुंडा इनके क्या थे, बड़े बेटे थे। इनके बारे में ध्यान रखना। मेवाड़ के अंदर कौन, राणा लाखा, और इनके जो बड़े बेटे थे उनका क्या नाम था, चुंडा था। इसके अलावा मैं बात करूं तो इधर मारवाड़, और मारवाड़ के अंदर राज करने वाले जो रहते हैं उनका नाम भी क्या था, चुंडा था। ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर राजा का नाम चुंडा है और इधर है जो राजकुमार का नाम क्या हमारे चुंडा है, तो दोनों अलग अलग है ना। इस जो चुंडा था, इस चुंडा के एक आपके मैं बात करूं, पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था, हमारे हंसाबाई नाम था। और इसके एक बेटा था जिसका नाम था रणमल। ये रणमल आगे आगे उसके बारे में, रणमल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसके क्या थे, पुत्र थे। और मारवाड़ वालों को हमेशा थोड़ा ये डर ही रहता था कि जब कोई दो बड़े रियासतें होती है, हम बात राजस्थान के एकीकरण पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे राजस्थान से ले दे के कोई चार पांच जो बड़ी रियासतें हुआ करती, जैसे आपके मैं बात करूँ, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, आमेर हो गया, बीकानेर। तो ये चार पांच है जो हमारी जो रियासतें जो बड़ी हुआ करती थी। बाकी सभी वाले जो इसके अंडर काम करते, तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों आपस में बड़ी रियासतें थी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये डर रहता था मारवाड़ वालों की, कहीं मेवाड़ वाले हैं जो आपस में क्या नहीं कर ले, अटैक नहीं कर ले। तो इन्होंने कहा कि हमें जो किसी प्रकार से क्या बन जाए, रिश्तेदार बन जाए, तो हमें जो कम से कम रिश्तेदारों पर अटैक नहीं करेंगे, और हमारे जो आपसे संबंध है वो हमेशा क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो मारवाड़ वाले जो थे चुंडा, इस चुंडा की जो राजकुमारी थी हंसाबाई, वो विवाह योग्य थी। और इधर जो चुंडा था राजकुमार, वो भी क्या था, विवाह योग्य था। तो वो कुछ पंडित वगैरह जाते हैं, वो है जो गलती से जो सगाई है वो इस बात करूं कि चुंडा के साथ तो नहीं करते, बल्कि किसके साथ कर देते हैं, राणा लाखा के साथ में इसकी क्या कर दी जाती है, सगाई कर दी जाती है। और ये प्रस्ताव रखा जाता है कि जो हंसाबाई का जो अगला बेटा होगा वही क्या बनेगा, हमारा मेवाड़ का अगला क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो कहते हैं ये जो मतलब बुढ़ापा के अंदर है जो राणा लाखा ने जो हंसाबाई के साथ में क्या किया था, विवाह किया था। और बाद में इस हंसाबाई से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था मोकल। क्या नाम था, मोकल, जो कि हम अगली क्लास के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना कि
हंसाबाई वाला क्या मैटर था, तो इस हंसाबाई का विवाद किसके साथ होना था, रावचुंडा के साथ होना था, लेकिन हुआ किसके साथ में, राणा लाका के साथ में हुआ। और इनसे जो पुत्र हुआ था उसका क्या नाम था, मोकल था। लेकिन मारवाड़ वालों की शर्त क्या थी कि जो मेवाड़ का जो अगला राजा होगा वो रावचुंडा नहीं बल्कि कौन होगा, मोकल इसका क्या होगा, अगला राजा होगा। तो बाद में कहते हैं कि ये बड़ा बेटा हमारा चुंडा था, लेकिन बड़ा योग्य भी था।